हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का साध्य पीएससी एकेडमी में। सीजीपीएससी मेंस की जो हमारी क्लास चल रही है, आज भारतीय संविधान के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि प्रश्न पत्र 3 के अंतर्गत एक मेजर सब्जेक्ट है। इंडियन जीएस के हिसाब से बात करें या सीजीपीएससी मेंस के सिलेबस की बात करें, तो प्रश्न पत्र 3 की अगर हम बात करें, पहले सिलेबस को थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। इसके बाद हम भारतीय संविधान के बारे में डिस्कस करेंगे और आज जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रश्न पत्र 3 यानी कि सामान्य अध्ययन पेपर 1 के अंतर्गत आपको टोटल 3 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। एक तो है भारत का इतिहास, दूसरा है संविधान एवं लोक प्रशासन और तीसरा हम छत्तीसगढ़ का इतिहास के बारे में देखते हैं इस पेपर के अंतर्गत। जो सेकंड जो आप देख रहे हैं सेक्शन है संविधान एवं लोक प्रशासन, यानी कि भाग 2 की हम बात कर रहे हैं। प्रश्न पत्र 3 जिसे सामान्य अध्ययन पेपर 1 भी कहा जाता है, इसका जो सेकंड जो भाग है, इसके अंतर्गत हमको क्या पढ़ना होता है, संविधान एवं लोक प्रशासन के बारे में। हमारी ये जो क्लास चल रही है, इसमें हम डिस्कस करेंगे भारत के संविधान के बारे में और भारत के संविधान के अंतर्गत जिन जिन टॉपिक्स के बारे में सीजीपीएससी मेंस के सिलेबस में स्पेसिफाई किया गया है, उन टॉपिक्स को हम डिटेल से कवर करते हुए चलेंगे। देखो, पहले आपको जो टॉपिक मिलेगा वो है भारत का संवैधानिक विकास। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, उसके बाद से 1950 तक का क्या हिस्ट्री रहा है। 1950 में आप सभी को पता है भारत के संविधान का निर्माण हुआ, तो 1773 से 1950 के बीच में जो जो प्रमुख अधिनियम पारित किए गए ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उनको हमको अध्ययन करना होता है, जिनके बारे में मेंस में प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद संविधान का निर्माण एवं उसकी विशेषताएं, फिर हम देखते हैं प्रस्तावना के बारे में, देन फिर संविधान की प्रकृति कैसी है, इससे रिलेटेड सवाल भी काफी बार पूछे जाते हैं। संविधान में कुछ अधिकार दिए गए हैं नागरिकों को, जिन्हें मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं या फंडामेंटल राइट्स जिसे हम कहते हैं, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से नागरिकों के कर्तव्य के बारे में भी बताया गया संविधान में, जो कि एक नया भाग जोड़कर भाग 4A के अंतर्गत इसे बताया गया। राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा संघीय कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इसी प्रकार से आगे हम देखेंगे राज्य की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बारे में। ठीक इसी प्रकार से संवैधानिक उपचार का अधिकार, यानी कि आर्टिकल नंबर 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये हम डिस्कस करेंगे। जनहित याचिकाएं, न्यायिक सक्रियता, न्यायिक पुनर्विलोकन, इसके अलावा महान्यायवादी का पद और साथ में महाधिवक्ता के पद के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। संघ और राज्य के बीच कैसे संबंध है, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अखिल भारतीय सेवाएं, वर्तमान में देखा जाए तो 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। कौन कौन सी? एक है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, दूसरी है इंडियन पुलिस सर्विस और तीसरी है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो ये 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं करंट टाइम पर। तो अखिल भारतीय सेवाओं का जो गठन है वो कैसे किया जाता है, नई अखिल भारतीय सेवाएं कैसे शुरू की जा सकती है, इन बातों को समझेंगे। संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, आपात उपबंध, संवैधानिक संशोधन, इसके अलावा आधारभूत ढांचे की अवधारणा 1973 में जो केशवानंद भारती का जजमेंट आया था, जिसके तहत बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का जो सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया गया, इसके बारे में हम देखेंगे। तो यहां तक तो हम मुख्य रूप से देखेंगे और इसके बाद कुछ आपको टॉपिक्स मिलेंगे छत्तीसगढ़ शासन से संबंधित, व्यवस्थापिका यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो यहां तक हम कवर करेंगे जब हम बात कर रहे हैं संविधान की। तो और इसके बाद एक सेक्शन इसी में जो जुड़ के हमको देखने को मिलेगा, लोक प्रशासन, जिसके अंतर्गत लोक प्रशासन का मतलब क्या है, उसका महत्व क्या है, प्रकृति क्या है, ये सारी चीज। तो ये एक अलग सब्जेक्ट हो जाता है। हालांकि सिलेबस में लोक प्रशासन और संविधान दोनों को साथ में रखा गया है। तो हम डिस्कस करेंगे संविधान के बारे में, और एक मेजर सब्जेक्ट है। सीजीपीएससी की बात करें, प्रीलिम्स में काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, लगभग 10 से 15 सवाल आते ही हैं हर साल संविधान से। मेंस की बात करें तो मेंस में भी काफ़ी एक मेजर सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जहां से आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जिनका आंसर आपको डिटेल में करना होता है। आंसर डिटेल में करेंगे, इससे पहले हमको सब्जेक्ट को समझना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो जो जो टॉपिक सिलेबस में मेंशन है, उन्हीं टॉपिक्स के बारे में हम डिटेल से कवर करेंगे। जो पहला टॉपिक है वो है भारत का संवैधानिक विकास। इसको हम समझेंगे लेकिन थोड़ी देर बाद, क्योंकि हम जिस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे वो है संविधान का निर्माण। पहले हम समझते हैं कि संविधान आखिर एक्चुअल में है क्या, और उसके बाद फिर हम आगे की क्लास में इससे रिलेटेड अन्य जो टॉपिक्स है उनको डिटेल से कवर करेंगे। आज के जो हमारे क्लास का जो टॉपिक है वो है संविधान का निर्माण। संविधान मतलब कि भारतीय संविधान की बात कर रहे हैं।
तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम किन किन टॉपिक्स के बारे में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि संविधान एक्चुअल में क्या है। जब प्रीलिम्स की हम क्लास करते हैं तो डिटेल से हम चीज़ों को और भी ज़्यादा कवर करते हैं। अब मेंस की अगर बात करें तो जो जो सिलेबस का हिस्सा है उसी बेसिस पर हमको टॉपिक्स को कवर करना है। तो संविधान एक्चुअल में है क्या, सबसे पहले तो ये समझेंगे। संविधान सभा की मांग कब कब की गई, किसके किसके द्वारा की गई, तो इसको हम देखेंगे। संविधान सभा का गठन किया गया तो किस समिति के द्वारा किया गया, किसकी सिफारिश पर किया गया, कब किया गया, ये सारी चीज देखेंगे। संविधान सभा की कार्य प्रणाली, यानी कि संविधान सभा का एक बार जब गठन हो गया तब संविधान सभा ने संविधान का निर्माण करने के लिए जो कार्य प्रणाली अपनाई वो क्या क्या थी, कैसे कैसे चीजें घटित हुई, ये सारी चीजें देखेंगे। संविधान सभा को कुछ समितियों में डिवाइड किया गया ताकि जो कार्य है वो आसान हो जाए। तो संविधान सभा की प्रमुख समितियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। संविधान प्रभाव में कब आया, क्या क्या चीजें लागू की गई, ये देखेंगे। और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, आवश्यक तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये आज की इस क्लास का, इस चैप्टर का प्रारूप होने वाला है। एक एक करके सारी चीजों को डिटेल से कवर करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, संविधान एक्चुअल में है क्या। तो सबसे पहले कुछ बेसिक डेफिनेशन की हम बात करते हैं। संविधान की हम बात करते हैं तो संविधान एक्चुअल में ना दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक है सम और दूसरा है विधान। विधान का मतलब होता है कानून और सम का मतलब होता है संपूर्ण। दोनों शब्दों को मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण कानून, यानी कि समस्त कानून की बात की जा रही है। कैसे समस्त कानून की बात की जा रही है, ऐसा समस्त कानून जो किसी देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए आवश्यक है। तो संविधान मतलब कि समस्त कानून की बात की जा रही है, ऐसे समस्त कानून, ध्यान से सुनना बेसिकली, क्योंकि यहां पर संविधान एक्चुअल में ना आपको कई सारे जटिल शब्द मिलेंगे। शब्दों का मतलब अगर आपको समझ आ जाएगा तो ये जो सब्जेक्ट है वो आपको काफी ज्यादा आसान लगेगा। सबसे पहले हम देख रहे हैं संविधान शब्द का मतलब। किसी भी शब्द को अगर समझना हो तो इससे पहले आपको तोड़ना आना चाहिए। जैसे कि संविधान को हम दो भागों में तोड़ सकते हैं, एक है सम, दूसरा है विधान। सम का मतलब होता है संपूर्ण, विधान का मतलब होता है कानून। आसान शब्दों में कहे तो नियम कानूनों की बात की जा रही है। तो समस्त कानून या संपूर्ण कानून, किस लिए संपूर्ण कानून, देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए। कोई देश है, कोई क्षेत्र है जहां पर कई सारे लोग निवास करते हैं। अब इन सभी लोगों को व्यवस्थित रखने के लिए एक समस्त, एक बोल सकते हैं सामान्य प्रक्रिया के तहत सभी को संचालित किया जाता है ताकि सभी अपने अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करे, कोई एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में इंटरफेयर न करे। ठीक है, तो इसके लिए शासन व्यवस्था को सही तरीके से संचालित करना जरूरी है। इसके लिए समस्त, एक प्रकार से हम बात करें तो नियम और कानून की हमें आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ऐसे ही समस्त नियम कानून की बात की जा रही है जो किसी शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए जरूरी हो। अब ना इसके डेफिनेशन की बात करते हैं। तो संविधान शब्द जो है वो क्या कर रहा है, नियम और कानून का ऐसा संग्रह है, ये एक कलेक्शन है जहां पे आपको कई सारे लॉस देखने को मिलेंगे, रूल्स देखने को मिलेंगे, और वो मिलकर क्या करेंगे, किसी देश की सरकार के शासन प्रणाली का जो स्वरूप है उसको निर्धारित करता है। यानी कि कोई कंट्री है, अब हर देश में आपको सरकार तो देखने को मिलेगी, तो सरकार की कार्य प्रणाली का तरीका क्या होने वाला है वो कौन निर्धारित करता है, संविधान। तो आपको डेफिनेशन याद रखना है, संविधान क्या है, नियम और कानून का एक ऐसा संग्रह है जो किसी देश की सरकार के शासन प्रणाली के स्वरूप को निर्धारित करता है। यहां पे एक शब्द आता है शासन प्रणाली। शासन प्रणाली का क्या मतलब है, शासन प्रणाली आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। पहले के टाइम पे अगर आप हिस्ट्री में चले जाएंगे तो आपको जो शासन प्रणाली देखने को मिलेगी उसमें से सबसे प्रमुख था राजतंत्र। राजतंत्र में क्या होता था, एक होता था राजा, है ना, वही नियम बना रहा है, वही उसे लागू भी कर रहा है और वही न्याय प्रदान करने का काम भी कर रहा है। तो राजतंत्र में शासन की जो समस्त शक्ति है वो केवल एक व्यक्ति में निहित थी, और वो कौन था, राजा था। ठीक है, जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता था। मुगल काल में हम कहते हैं बादशाह, उसके पहले दिल्ली सल्तनत काल में उसे सुल्तान कहा जाता था। अगर हम बात करें तो फिर अगर हम अशोका के समय पर चले जाएं तो चक्रधारी सम्राट अशोक, तो सम्राट के नाम से जाना जाता था, राजा कहते थे, महाराजा कहते थे, तो अलग अलग नाम से उन्हें जाना जाता था। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान में रखना है, राजतंत्र एक प्रकार की प्रणाली थी, शासन प्रणाली थी। राजतंत्र के अलावा कई सारी अन्य प्रणाली थी, जैसे कि कुलीन तंत्र।
कुलीन का मतलब होता है जो काफी ज्यादा संपन्न होते हैं। तो धन संपत्ति से संपन्न लोग जब शासन प्रणाली में बेसिकली अपना योगदान देते थे तो ऐसी शासन प्रणाली को कहा जाता था कुलीन तंत्र। ठीक है, एक हमने देखा राजतंत्र, कुलीन तंत्र। इसी प्रकार से गुट तंत्र, कुछ शक्तिशाली लोग जो थे ना वो आपस में मिलकर शासन प्रणाली में सहभागिता निभाते थे, तो उसे कहा जाता था गुट तंत्र, इंग्लिश में कहते थे ओलिगार्की। ठीक है, तो राजतंत्र, कुलीन तंत्र, गुट तंत्र अलग अलग शासन प्रणाली के क्या रहे हैं, टाइप्स रहे हैं। इसी प्रकार से आधुनिक विश्व में अगर हम बात करें तो आधुनिक विश्व में शासन प्रणाली का जो सबसे प्रचलित स्वरूप है वो हमको देखने को मिलता है, वो है लोकतंत्र। लोक का मतलब होता है जनता, तंत्र मतलब सिस्टम। ठीक है, तो जनता का शासन यानी कि यहाँ पे क्या होता है, जनता जो है ना अपने बीच से प्रतिनिधि का चुनाव करती है, जो प्रतिनिधि जनता के बिहाफ में नीति निर्माण करने का कार्य करते हैं, जनता के लिए ही नियम कानून बनाते हैं। जैसे कि इंडिया में देखते हैं हम लोग कि जब भी चुनाव होता है हर 5 साल में, तो लोग जो है वो क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। ठीक है, और अपने ही बीच से ही तो वो लोग जाते हैं ना। बेसिकली अगर बात करें तो अगर निर्वाचन क्षेत्र में हम देखें, फॉर एग्जांपल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की ही बात कर लेते हैं। करंट टाइम पे लोकसभा की सीटें कितनी है, 543 है। ठीक है, छत्तीसगढ़, अलग अलग राज्यों को लोकसभा क्षेत्रों में डिवाइड किया गया। छत्तीसगढ़ में जैसे देखेंगे तो 11 निर्वाचन क्षेत्र है लोकसभा के, एक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुनाव जीतकर जाता है। कहाँ पर जाता है, संसद भवन में जाता है। ठीक है, तो 11 निर्वाचन क्षेत्र छत्तीसगढ़ में है, 543 ऑल ओवर इंडिया है। छत्तीसगढ़ से 11 लोग जाएंगे लोकसभा से, कहाँ पे, संसद भवन में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो लोग जो जा रहे हैं वो तो हमारे बीच से ही है ना। आप भी तो एलिजिबल हो, अगर आप 25 साल की आयु पूरी कर चुके हो और भारत के नागरिक हो तो आप लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए योग्य हैं। ठीक है, ये चीजें भी हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम संसद के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम ही में से लोग जो हैं वो जाते हैं ना, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई अंग्रेज है, कोई अमेरिकन है, कोई ऑस्ट्रेलियन है ना, जो आ रहे हैं चुनाव जीत रहे हैं, हम लोग उनको वोट कर रहे हैं और वो संसद में जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे बीच से ही जो लोग हैं वो जा रहे हैं, हम ही मतदान कर रहे हैं उनके लिए। तो ये जो प्रणाली हम देख रहे हैं, अपने बीच से ही प्रतिनिधियों का चुनाव करके हम पहुंचा रहे हैं कहां तक, विधायिका तक। और वो कार्य क्या करेंगे, विधान बनाने का यानी कि कानून बनाने का कार्य करेंगे। किसके लिए कानून बनाएंगे, हमारे लिए ही, जो इस देश में निवास करने वाले नागरिक हैं उनके लिए ही कानून बनाने का कार्य करेंगे। तो एक प्रणाली हम देखते हैं लोकतंत्र। तो संविधान डेफिनेशन को देखना, संविधान नियम और कानून का ऐसा संग्रह है जो किसी देश की सरकार के शासन प्रणाली के स्वरूप को निर्धारित करता है। भारत की कैसे बात करेंगे तो भारत के सरकार का जो शासन प्रणाली है वो कैसा है, तो ये है लोकतांत्रिक। ठीक है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। दूसरा जो एक डेफिनेशन हम देख रहे हैं इसमें, संविधान और क्या कर रहा है, सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य शक्तियों का क्या कर रहा है, विभाजन कर रहा है और उन्हें सीमित कर रहा है। सरकार के अगर देखा जाए, लोकतंत्र एक शासन प्रणाली है जहां पर देखो राजतंत्र में क्या होता था, समस्त शक्तियां एक ही व्यक्ति में निहित, लेकिन देख रहे हैं कि इससे क्या हो रहा है, अत्याचार ज्यादा हो रहा है। राजा सारे कार्य स्वयं कर रहा है, कानून खुद ही बना रहा है, उसको चेंज भी तुरंत खुद कर दे रहा है, लागू भी खुद कर रहा है, न्याय भी खुद कर रहा है, तो सारी पावर एक ही व्यक्ति में। तो यहाँ पे डिक्टेटरशिप यानी कि तानाशाही काफी बार देखी जाती थी। ठीक है, राजा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता था। ऐसे केस में जो लोकतंत्र शासन प्रणाली का जो उद्भव हुआ वो इसीलिए हुआ, एक व्यक्ति में अगर समस्त पावर रहेगा तो जाहिर सी बात है उसका दुरुपयोग होगा, शक्तियों का दुरुपयोग होगा। लेकिन अगर लोकतंत्र शासन प्रणाली रहेगी, अगर जो नीति निर्माण करने वाली जो इकाई है वो जनता के द्वारा ही चुनी जाए, तो वो बेसिकली अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर पाएंगी। एक हद तक अगर हम देखें तो ये बात सत्य साबित होती है, क्योंकि लोकतंत्र में क्या होता है, सरकार जो चुनी जाती है वो हमेशा के लिए परमानेंट तो नहीं चुनी जाती, एक खास टाइम पीरियड के लिए होता है। जैसे अमेरिका में सरकार का जो कार्यकाल जो होता है राष्ट्रपति की अगर हम बात करें 4 वर्ष का होता है, भारत में हम देखते हैं 5 साल के लिए होता है। चाहे राज्य में विधानसभा की बात करें या केंद्र में लोकसभा की बात करें, चुनाव 5 साल के लिए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक खास टाइम के लिए, एक सीमित समय के लिए सरकार जो है सत्ता में आती है, तो सरकार पर काफी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी रहती है, उत्तरदायित्व रहता है। तो इस कारण से अगर वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करती है तो जाहिर सी बात है अगली बार जब चुनाव होगा तो जनता जो है उनको समर्थन नहीं देगी। तो ये एक दबाव तो रहता ही है एक प्रकार का, तो ये हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे संविधान क्या कर रहा है, सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य शक्तियों को विभाजन कर रहा है। तो लोकतंत्र जो शासन प्रणाली है, यहाँ पे जनरली आप देखेंगे सरकार के बेसिकली आपको देखने को मिलेंगे 3 अंग।
तो सरकार के 3 अंग देखने को मिलेंगे। कौन कौन से 3 अंग? एक होती है विधायिका, और विधायिका क्या करती है? विधायिका विधान बनाने का कार्य करती है, यानी कि कानून का निर्माण करती है। दूसरी होती है कार्यपालिका। कार्यपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए जो कानून है ना, इनको लागू करने का कार्य करती है। और तीसरी होती है न्यायपालिका। और न्यायपालिका क्या करती है? न्यायपालिका जो है वो विधायिका द्वारा बनाए गए कानून में किसी भी प्रकार का अगर विवाद हो तो उनकी व्याख्या करती है। दूसरी बात, न्याय प्रदान करने का कार्य करती है। तो ये सारे जो कार्य है ये क्या करती है? न्यायपालिका। इसके अलावा विधायिका जो विधान बनाई है उनकी अगर व्याख्या करने की बात करें या संविधान की व्याख्या करने की हम बात करें तो ये कार्य भी किसका होता है? न्यायपालिका का। तो बेसिकली अगर हम देखें संविधान में ये बताया गया है कि क्या होता है, सिस्टम क्या है। सरकार के विभिन्न जो अंग है, कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो इनकी कितनी कितनी शक्तियां होंगी ये डिफाइन किया जाता है संविधान में। साथ ही हम देखते हैं उनको सीमित भी किया जाता है, यानी कि विधायिका जो है कार्यपालिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगी, न्यायपालिका जो है कार्यपालिका या विधायिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगा, और कार्यपालिका विधायिका न्यायपालिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेंगी। सभी अपना अपना कार्य ही करेंगे, एक दूसरे के क्षेत्र में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो संविधान सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य शक्तियों का विभाजन भी कर रहा है और उन्हें सीमित भी कर रहा है। विधायिका के क्या कार्य हैं, कार्यपालिका के क्या कार्य हैं, कहीं तो बताया गया होगा, तो कहाँ बताया जाता है? वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी संविधान में। तो ये भी कार्य संविधान के हैं। दूसरा, लास्ट में अगर हम देखें तो संविधान सरकार एवं जनता के कर्तव्यों को निर्देशित करता है और मूल अधिकारों को संरक्षित करने वाला क्या है? प्रमुख दस्तावेज है। जनता के क्या अधिकार हैं, जनता के क्या कर्तव्य हैं, बेसिकली ये सारी बातें भी आपको संविधान में देखने को मिलेंगी। साथ में सरकार के क्या कर्तव्य हैं भारत के नागरिकों के प्रति, ये सारी चीजें भी आपको भारत के संविधान में देखने को मिलेगी। तो संविधान की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ये 3 पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात, संविधान नियम और कानून का ऐसा संग्रह है जो किसी देश की सरकार के शासन प्रणाली के स्वरूप को निर्धारित कर रहे हैं। तो भारत के संविधान के केस में हम देखते हैं भारत सरकार की जो शासन प्रणाली है वो कैसी है? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, जहां पर सरकार जो है जनता के द्वारा चुनी जाती है और जनता के लिए ही वो नियम कानून बनाने का कार्य करती है। दूसरा जो पॉइंट हमने देखा, संविधान जो है सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य क्या कर रहा है? शक्तियों का विभाजन। हमारे यहाँ सरकार की प्रणाली जब लोकतांत्रिक है तो लोकतांत्रिक सरकार में आपको समस्त जगहों पर एक जो कॉमन चीज देखने को मिलेगा, जो बेसिकली जो पावर्स हैं, जो शक्तियां हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो सरकार के विभिन्न अंग होते हैं। तो इंडिया के केस हम देखते हैं, या मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में अगर हम चले जाएंगे तो यही हमको देखने को मिलता है। सरकार के जनरली होते हैं 3 अंग, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। ठीक है, तो उनकी कितनी कितनी शक्तियां होंगी, क्या क्या उनके कार्य होंगे, सारी चीजें बताई जाती है संविधान में। और लास्ट में हम देखते हैं संविधान क्या कर रहा है? सरकार एवं जनता के कर्तव्यों को निर्देशित कर रहा है ना, और मूल अधिकारों को संरक्षित करने वाला प्रमुख दस्तावेज है। डीपीएसपी के बारे में हम देखेंगे, भाग 4 में बताया गया है। भाग 4A में बताया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। तो फंडामेंटल ड्यूटीज किसके हैं? भारत के नागरिकों के हैं। तो नागरिकों के क्या कर्तव्य हैं ये भी बताता है संविधान। सरकार के क्या कर्तव्य है भाग 4 में हम देखते हैं, डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और भाग 3 हमको क्या दिखाता है? मूल अधिकार। किसके मूल अधिकार? भारत के नागरिकों के कुछ मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, जिनको सरकार चाह कर भी नहीं छीन सकती। तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती है। सारी चीजें कौन बता रहा है? संविधान ही बता रहा है। मूल अधिकारों को एक प्रकार से गारंटी दी गई है कि अगर उनका हनन होता है तो नागरिक डायरेक्ट जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, चाहे तो हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो ये है बेसिकली डेफिनेशन, इसको आपको ध्यान में रखना है। जब अगर आपसे मेन से प्रश्न पूछा जाए कि संविधान एक्चुअल में है क्या, तो ये पॉइंट्स आपको वहां पर मेंशन करने होंगे, है ना, तब जाकर आपको एक अच्छा नंबर देखने को मिलेगा। जितने मार्क्स का क्वेश्चन है आपको पूरे में पूरे मार्क्स देखने को मिलेंगे अगर आप इन 3 पॉइंट्स को कोट कर देते हैं अपने आंसर में तो, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा अगला टॉपिक है इस चैप्टर के अंतर्गत, वो है संविधान का निर्माण। सबसे पहले तो हमने समझा कि संविधान एक्चुअल में है क्या। अब देखते हैं संविधान सभा की मांग के बारे में, ठीक है। संविधान की मांग और संविधान सभा की मांग, दोनों शब्द में काफी अंतर है। यहां पर हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है संविधान सभा की मांग, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिमांड की बात कर रहे हैं, ठीक है। भारतीय चाहते थे कि भारत का एक अपना अलग संविधान हो,
ठीक है। 1947 के पहले हम लोग क्या देख रहे हैं कि भारत पर शासन किसका है? ब्रिटिशर्स का, अंग्रेजों का शासन है। अब अंग्रेज जो है वो बेसिकली उनका जो नियम कानून अलग है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जो नियम कानून बनाए जाते थे वो चाहते थे उसके तहत ही इंडिया पर वो शासन करे। भारतीयों की बात कुछ ऐसी थी कि भारत का एक अपना अलग संविधान होना चाहिए और भारत पर जो शासन है भारत के संविधान के तहत ही किया जाना चाहिए। तो भारत का संविधान बनेगा कैसे? तो एक तो मांग ये थी कि भारत का संविधान बनाया जाएगा तो भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाए। तो भारतीयों के द्वारा भारत का संविधान अगर बनाया जाएगा तो पहले भारतीयों को एकत्रित किया जाएगा। तो सबसे पहले संविधान सभा की मांग की गई। संविधान सभा, ये संविधान सभा में कैसे लोग हों? तो भारतीय चाहते थे कि संविधान सभा में केवल कौन हो? भारतीय हो। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता था ना कि संविधान सभा में ब्रिटिशर्स शामिल हो जाए और वो भारत के लिए संविधान का निर्माण करे। तो ऐसे में फिर क्या मतलब रहा? ठीक है, तो भारतीय चाहते थे बेसिकली कि भारत का एक अपना संविधान हो। तो भारत का एक अपना संविधान हो, ये तो एक हमारी मुख्य डिमांड थी। ठीक है, भारत का एक अपना संविधान हो और इस संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया जाए? संविधान सभा के द्वारा किया जाए। और संविधान सभा में भी कैसे लोग हों? समस्त लोग भारतीय हों। ये भारतीयों की डिमांड थी। इस कारण से संविधान सभा की मांग के बारे में हमको देखने को मिलता है। तो ये कुछ प्रमुख मांग है जो आपको ध्यान में रखने हैं और इनको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बार जो संविधान सभा की मांग की गई वो की गई 1934 में, 1934 की बात है। ठीक है, और इस समय संविधान सभा की मांग जिस व्यक्ति ने की उनका नाम था M.N. राय। M.N. राय मतलब इनका जो फुल फॉर्म है नाम का वो है मानवेंद्र नाथ रॉय। ठीक है, मानवेंद्र नाथ रॉय या M.N. रॉय, इन्होंने 1934 में पहली बार भारत के संविधान के लिए एक संविधान सभा के गठन की मांग की। सबसे पहली बार संविधान सभा का गठन किया जाए और ये संविधान सभा क्या करेगी? संविधान का निर्माण करेगी भारत के लिए। तो ये पहली मांग की गई 1934 में M.N. रॉय के द्वारा। ये अनौपचारिक मांग थी। ठीक है, औपचारिक मांग की अगर बात करें तो पहली जो औपचारिक मांग है वो की गई 1935 में। और 1935 में जिसके द्वारा मांग की गई वो कौन से संस्था की हम बात करें? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं। 1935 में, अगले ही साल 1934 में जब मानवेंद्र नाथ राय ने संविधान सभा के गठन की मांग की, उसके अगले साल ही इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की गई। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डेट है, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगली जो मांग की गई वो की गई 1938 में, और ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, 1938 में इन्होंने संविधान सभा के गठन की मांग की। जवाहरलाल नेहरू की बेसिकली ना दो शर्तें थी। एक तो वो चाहते थे कि संविधान सभा का जो गठन है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर हो। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के गठन की मांग कब की? तो कब की? 1938 में की। जवाहरलाल नेहरू की दो प्रमुख शर्तें थी संविधान सभा के गठन को लेकर। पहली क्या शर्त थी कि संविधान सभा का जो गठन किया जाएगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर, यानी कि जो लोग वयस्क हैं वही संविधान सभा के गठन के लिए क्या कर सकते हैं? वोट कर सकते हैं। पहली बात ये थी। दूसरी बात, वो चाहते थे कि कोई भी बाह्य हस्तक्षेप नहीं होगा। बाह्य हस्तक्षेप से उनका मतलब था ब्रिटिशर्स को लेकर, क्योंकि 1938 की हम बात कर रहे हैं। आपको पता है भारत आज़ाद होगा 1947 में जाकर, और 1938 में तो भारत ब्रिटिशर्स के अंतर्गत था, भारत पर ब्रिटेन का शासन चल रहा था। तो वो चाहते थे कि ब्रिटेन का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ठीक है, वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव हो और सारे के सारे लोग भारतीय हो ना, बाह्य हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। तो ये प्रमुख मांग थी जवाहरलाल नेहरू की 1938 में। 1939 में क्या हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नेहरू द्वारा जो मांग की गई 1938 में उसका क्या किया? समर्थन किया। तो ये डेट आपको भी ध्यान में रखना है। जब मेंस में आपको प्रश्न पूछा जाएगा इस प्रकार का तो वहां पे आपको अपने आंसर में कोट करना है। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के गठन की जो मांग की उसको समर्थन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अगले साल यानी कि 1939 में दिया था। और इसके बाद दो प्रमुख ईयर हमको और देखने को मिलते हैं, एक होता है 1940 और एक देखते हैं 1942। 1940 में क्या हुआ? देखो, अगर
आपने इतिहास पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत बेसिक अगर आपको पता होगा, तो 1939 से लेकर 1945 तक का जो समय था वर्ल्ड लेवल पर अगर हम बात करें, तो ये समय था द्वितीय विश्व युद्ध का, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो द्वितीय विश्व युद्ध का समय काल था 1939 से 45। ब्रिटेन भी इस युद्ध में घिरा हुआ था। ब्रिटेन की स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब थी। द्वितीय विश्व युद्ध की हम बात कर रहे हैं। ब्रिटेन चाहता था कि उसकी जितनी भी कॉलोनीज हैं वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं ब्रिटेन के बिहाफ में क्या करें, वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट करें। सबसे बड़ी कॉलोनी की बात करें ब्रिटेन के अंतर्गत तो भैया इंडिया सबसे प्रमुख था। अब भारत में जनसंख्या भी काफ़ी ज़्यादा, लोग भी ज़्यादा है ना, तो ब्रिटेन चाहता था कि भारतीय जो है वो ब्रिटेन का किसका, ब्रिटेन का साथ दे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। ठीक है, अब ब्रिटेन का साथ दे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और इस करंट टाइम पर हम देख रहे हैं कि 1934 से संविधान सभा के गठन की मांग हो रही है भारत में। 1934 मानवेंद्र नाथ राय, 1935 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 1938 जवाहरलाल नेहरू। अब इसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि अब द्वितीय विश्व युद्ध का समय आ जाता है। एक तरफ भारतीयों के द्वारा संविधान सभा के गठन की ही मांग हो रही है और दूसरी तरफ ब्रिटेन सरकार से कोई खास प्रतिक्रिया भी नहीं आ रही है। ऐसे केस में ब्रिटेन सरकार ने भारतीयों को खुश करने के लिए क्या किया, अगस्त प्रस्ताव, 1940 में अगस्त महीने की बात है, ब्रिटेन की सरकार के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया भारतीयों को खुश करने के लिए। ठीक है, पर्पस क्या था इसका, पर्पस ये था कि भैया कैसे भी करके भारतीयों का समर्थन प्राप्त किया जाए, द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी जो स्थिति है उसको मजबूत किया जाए ताकि द्वितीय विश्व युद्ध ब्रिटेन जो है जीत सके। अब इसके लिए भारतीयों का समर्थन जो है काफी ज्यादा जरूरी था। भारतीय लगातार मांग कर रहे हैं संविधान सभा के गठन की, तो 1940 में अगस्त महीने में एक प्रस्ताव पारित किया गया ब्रिटेन की सरकार के द्वारा, इसलिए इसे कहते हैं अगस्त प्रस्ताव। ये प्रस्ताव में क्या कहा गया, सैद्धांतिक रूप से इस बात को स्वीकार किया गया, किस बात को, 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने जो मांग की थी ना संविधान सभा के गठन की, जिसके अंतर्गत 2 प्रमुख शर्तें थी, एक तो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव होगा, दूसरा किसी भी प्रकार का बाह्य हस्तक्षेप नहीं होगा। तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से इस बात को स्वीकार किया कि हाँ भाई हम संविधान सभा का गठन करेंगे और जो जो शर्तें आपकी है वो सारी चीजें हमको मंजूर है। लेकिन ये बात सिर्फ ना सैद्धांतिक रूप से थी, उनको एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी मतलब देखने को मिला नहीं। ठीक है, अब 1940 का समय हो गया, एक तरफ भारतीयों लोग का दिमाग काफी ज्यादा गर्म हो रहा था क्योंकि ब्रिटेन सरकार से बोल रही है, काम तो कर नहीं रही है ग्राउंड लेवल पर। इसके बाद हम देखते हैं 1942 में क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स बेसिकली मिशन जो हमको देखने को मिलता है 1942 में, जिसका गठन किया गया, कैसे गठन किया गया, स्टैफोर्ड क्रिप्स नाम के एक ब्रिटिश बेसिकली अधिकारी थे। ठीक है, क्या नाम था, स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक सदस्यीय मिशन था। स्टैफोर्ड क्रिप्स उसके अध्यक्ष थे, एक ही सदस्य थे, वही अध्यक्ष थे। इनकी अध्यक्षता में एक बेसिकली बोल सकते हैं मिशन का गठन किया गया। इसका काम क्या था, 1942 में मार्च 1942 में इसका गठन किया गया और इसका काम ये था कि ये भारत जाए और स्थिति का पूरा अवलोकन करे और फिर ये ब्रिटेन आकर सरकार को बताए कि क्या भारत में संविधान का निर्माण किया जा सकता है, संविधान सभा का गठन किया जा सकता है, अगर किया जाएगा तो क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए। ठीक है, तो स्टैफोर्ड क्रिप्स का गठन किया गया मार्च 1942 की बात है। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये सारे जो मांग की गए, सारे मांग किए गए भारतीयों के द्वारा, ये सारे के सारे अनसक्सेसफुल रहे, असफल रहे, क्योंकि इनमें से किसी के भी द्वारा भारत में संविधान सभा का गठन नहीं किया गया। भारत में संविधान सभा का गठन किया जाएगा 1946 में, और किसके द्वारा किया जाएगा, कैबिनेट मिशन के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो इसको हम आगे देखेंगे थोड़ी देर में। तो यहां तक चीजों को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। 1934 से लेकर के 1942 तक अलग अलग मांगे की गई संविधान सभा के गठन के लिए। सारी की सारी मांगे क्या रही, असफल रही, ये आपको ध्यान में रखना है। अब जब पानी जब सर से ऊपर जा रहा है, 1939 से 1945 का समय हम देख रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध का समय काल चल रहा है। ठीक है, और एक तरफ भारतीय लोग का अपना डिमांड चल रहा है संविधान सभा के गठन को लेकर। भारतीयों को खुश करना भी जरूरी है क्योंकि ब्रिटेन ये नहीं चाहता था ना कि भारत को जल्दी आज़ादी दे के चले जाए इंग्लैंड। वो तो चाहता था जितना लंबा से लंबा शासन यहाँ पर किया जा सकता है वो कर सके और यहाँ की धन संपत्ति को लूट कर वो कहाँ पे ले जाए, ब्रिटेन में ले जाते रहे। यही तो उनका बेसिक फंडामेंटल जो उनका जो थॉट था वो तो यही था। अब इसके चलते में भारतीय लोगों को तो दिमाग गर्म हो ही रहा था। 1942 का जो क्रिप्स मिशन है वो भी असफल हो गया।
क्रिप्स मिशन ने एक्चुअल में क्या कहा ना, 1942 में जब क्रिप्स मिशन भारत आया तो क्रिप्स मिशन के द्वारा कहा गया कि भैया ठीक है, संविधान सभा का तो गठन कर देंगे, ये जो आपकी मांग है वयस्क मताधिकार, बाह्य हस्तक्षेप नहीं, ये भी सारी चीजें ठीक है, लेकिन क्रिप्स मिशन ने क्या कहा, क्रिप्स मिशन ने कहा भैया संविधान सभा का गठन करेंगे, लेकिन कब करेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। एक कंडीशन, 1942 की बात है, ध्यान में रखना, विश्व युद्ध का समय काल है 1939 से 1945। 1942 में किसी को यह नहीं पता था कि 1945 में जाकर वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो समाप्त हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, जब वो तो फ्यूचरिस्टिक बातें हो गई। तो इन्होंने क्या कहा, द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हो जाएगा ना तभी संविधान सभा का गठन करेंगे। इसके पीछे इनकी मंशा क्या थी कि भैया द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय जो है वो ब्रिटेन का साथ दे। तो बेसिकली अपना ऑब्जेक्टिव पहले देख रहे थे, अपना स्वार्थ पहले देख रहे थे, ये है ना। तो ये एक कंडीशन, तो इसको तो बेसिकली कांग्रेस पार्टी ने सिरे से नकार दिया कि यह तो पॉसिबल नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त होगा कब नहीं होगा हम थोड़ी जान रहे हैं, कब से मांग कर रहे हैं, आप बस टालते चले जा रहे हो। तो इसको तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। दूसरा इसका कंडीशन, क्रिप्स मिशन की हम बात कर रहे हैं, पहला क्या था देखा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गठन करेंगे संविधान सभा का। दूसरा कंडीशन ये था कि भैया संविधान सभा केवल एक ही होगी, ठीक है, दो अलग अलग संविधान सभाएं नहीं होंगी। ये बातें इसलिए क्योंकि 1940 से ही हम देख रहे हैं लगातार एकदम बोल सकते हैं ज्वलंत मुद्दा एक उठा पाकिस्तान की मांग का। पाकिस्तान की मांग का जो मुद्दा है 1940 के बाद तो बहुत तेजी से उभरा, 1940 के पहले तो थोड़ा धीरे धीरे चले आ रहा था वो, लेकिन 1940 के बाद हम देखते हैं बेसिकली पाकिस्तान एक अलग देश की मांग उठी, और एक अलग देश की जब मांग उठी तो एक अलग संविधान सभा की मांग उठी। तो मुस्लिम लीग बेसिकली ये चाहता था कि दो अलग अलग संविधान सभाओं का गठन किया जाए, एक संविधान सभा भारत का संविधान का निर्माण करे और एक संविधान सभा एक अलग राष्ट्र जिसे मुस्लिम राष्ट्र कहा जा रहा था मुस्लिम लीग के द्वारा, पाकिस्तान, उसके लिए संविधान सभा का गठन करे। ठीक है, स्टैफोर्ड क्रिप्स ने कहा कि हम दो अलग अलग संविधान सभा का गठन नहीं करेंगे, केवल एक ही संविधान सभा का गठन किया जाएगा जो कि भारत के लिए संविधान का निर्माण करेगी। ठीक है, तो ये दो कंडीशन थी। पहली कंडीशन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद करेंगे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इससे बाहर हो गई, ये तो गलत बात है करके हम तो इसे स्वीकार नहीं करते। और दो अलग अलग संविधान सभा चाहती थी, है ना, जो मुस्लिम लीग थी वो, तो उनकी जो डिमांड है वो भी कैंसिल हो गई क्योंकि स्टैफोर्ड क्रिप्स ने कहा कि एक ही संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो यहां पर मुस्लिम लीग ने भी स्टैफोर्ड क्रिप्स द्वारा जो सुझाए गए प्रस्ताव है उसको नकार दिया। तो ये तो 1942 तक की बात हुई। अब इसके बाद जो अगला हम देखते हैं वो है 1946। 1946 में, मार्च 1946 की बात है, कैबिनेट मिशन का गठन किया गया, है ना, और यही वो मिशन है जिसके तहत संविधान सभा का गठन किया जाता है भारत में, है ना। इससे पहले जितने भी मिशन आए वो सारे के सारे अनसक्सेसफुल हुए। 1946 में कैबिनेट मिशन का जब गठन हुआ तो जैसा हमने देखा क्रिप्स मिशन 1942 एक ही सदस्य थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स। स्टैफोर्ड क्रिप्स एक बार फिर से आएंगे कैबिनेट मिशन के सदस्य के तौर पर। कैबिनेट मिशन की बात करेंगे तो यहां पे कितने सदस्य थे, 3 सदस्य। 3 में से जो एक सदस्य है वो तो स्टैफोर्ड क्रिप्स ही थे जो क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष थे। तो क्रिप्स मिशन वाले जो स्टैफोर्ड क्रिप्स है ना, एक तो यही व्यक्ति दोबारा आ रहे हैं ये, क्योंकि इनको अनुभव था, 1942 में आए थे, इन्होंने अवलोकन किया, सारी चीजों का ऑब्जर्वेशन किया, तो इनको अनुभव था, तो इस कारण से कैबिनेट मिशन में इनको फिर से भेजा गया। 2 अन्य सदस्य कौन थे, एक तो थे पैथिक लॉरेंस, तो इनके बारे में याद रखना है कि ये ना कैबिनेट मिशन के क्या थे, अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे कैबिनेट मिशन के। तो पैथिक लॉरेंस, काफी बार प्रश्न पूछा जाता है सीजीपीएससी प्रीलिम्स में, यहां से प्रश्न आते हैं, है ना, तो इनके बारे में ध्यान में रखना है। तो पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स सदस्य थे, और एक अन्य सदस्य थे एवी अलेक्जेंडर। तो 3 टोटल में सदस्य थे कैबिनेट मिशन के तहत। मार्च 1946 में इसका गठन किया गया। डेट की बात करें तो 23 मार्च 1946 की बात है ये, है ना, 23 मार्च 1946 की बात है। फिर 16 मई को ये 1946 में ये भारत आएंगे, है ना, अपना जो प्रस्ताव है उसको प्रस्तुत करेंगे। तो ये कैबिनेट मिशन के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट है। मार्च 1946, कितना मार्च, 23 मार्च। सदस्य कितने थे, टोटल थे 3 सदस्य। कौन कौन से, पैथिक लॉरेंस जो कि अध्यक्ष थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स जो ऑलरेडी आ चुके हैं क्रिप्स मिशन के तहत, और तीसरे थे एवी अलेक्जेंडर। अब इस मिशन के द्वारा कुछ प्रस्ताव जो है वो सुझाए गए। तो क्या क्या प्रमुख प्रस्ताव थे कैबिनेट मिशन के, ये हमको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहां से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलने ही वाला है डेफिनेटली। ठीक है, तो इनको ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात यह है
कि हम बात कब की करें 1946 की। 1946 के समय काल में भारत की अगर जनसंख्या की बात करें तो वो लगभग 39 करोड़ के लगभग जनसंख्या थी। जब भारत की जनसंख्या की बात कर रहे हैं मतलब आज का भारत नहीं, आज का भारत तो है ही इंक्लूड, लेकिन पाकिस्तान, एक तो वेस्ट पाकिस्तान जिसे वर्तमान में पाकिस्तान कहते हैं, और दूसरा ईस्ट पाकिस्तान जो अलग हुआ था, बांग्लादेश की हम बात कर रहे हैं। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान ये दोनों भी तब भारत का हिस्सा थे ना। तो भारत की जब बात करें तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और हमारा भारत, ये तीनों को मिलाकर हम भारत की बात कर रहे हैं। और इसकी समस्त इस भूमि में निवास करने वाले लोगों की संख्या की बात करें, जनसंख्या की बात करें, तो वो लगभग कितनी थी? 39 करोड़। और एग्जैक्ट में बात करूं तो 38 करोड़ 90 लाख। ठीक है, 38 करोड़ 90 लाख जनसंख्या हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। ये बात इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि कैबिनेट मिशन योजना के प्रमुख प्रस्ताव में क्या था? जनसंख्या के अनुपात में सीटों का विभाजन किया गया था। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है, 38 करोड़ 90 लाख के लगभग, या बोल सकते 39 करोड़ के लगभग जनसंख्या थी भारत की, जिसमें कि पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल है। बात कब की कर रहे हैं? 1946 की बात कर रहे हैं। और ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सबसे पहला जो प्रमुख शर्त था ना, वो ये था कि जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आवंटन किया जाएगा। संविधान सभा का गठन किया जा रहा है, तो संविधान सभा में कुछ लोग रहेंगे, तो कितने लोग रहेंगे? तो इसका निर्धारण किया गया जनसंख्या के अनुपात में सीटें। जनसंख्या के अनुपात में सीटें तो कैसे? प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर रहेगी एक सीट। ठीक है, प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट। भारत की जनसंख्या मैंने कितनी बताई? 38 करोड़ 90 लाख। तो इसको हम डिवाइड करेंगे ना, तो हमको जो आंकड़ा मिलेगा 389 का मिलेगा। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट, टोटल जनसंख्या 38 करोड़ 90 लाख, तो हर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट करेंगे ना, तो हमको टोटल कितनी सीटें मिल जाएगी? 389। ध्यान में रखना है इन चीजों को। तो कैबिनेट मिशन योजना के प्रमुख प्रस्ताव में जो पहला प्रस्ताव जो आप बुक में पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? सीटों की संख्या कितनी थी? 389। बट इसको मैं थोड़े अलग तरीके से बता रहा हूं क्योंकि सेकेंड वाली जो शर्त है इसको हम समझ जाएंगे। इस कारण हमको पता चलता है कि 389 ही क्यों थी सीटों की संख्या, 400 क्यों नहीं की, 500 क्यों नहीं की, 1000 क्यों नहीं की, 389 ही क्यों किए? तो वो इसलिए क्योंकि जनसंख्या के अनुपात में सीटों का क्या किया गया? आवंटन किया गया। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट, और क्योंकि उस समय जनसंख्या थी 38 करोड़ 90 लाख, इसलिए सीटों की संख्या निर्धारित की गई 389। क्लियर है? तो दो कंडीशन यहां पे आपको याद हो जाने चाहिए अभी तक। सदस्यों की संख्या 389, प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट, ये दो प्रमुख शर्तें। ये जो 389 सीटें हैं उनका भी किया गया था विभाजन, क्योंकि बेसिकली ब्रिटिश भारत की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश भारत में शासन व्यवस्था कैसे चल रही थी? ठीक है, ब्रिटिश भारत में बेसिकली अगर हम देखें तो कुछ एरियाज ऐसे थे जहां पर ब्रिटिशर्स का टोटल नियंत्रण था। ठीक है, और ब्रिटिशर्स का नियंत्रण था तो यहां पर बेसिकली हमको देखने को मिलते हैं कुछ प्रांत, कुछ प्रोविंस, जैसे वर्तमान में राज्य हैं। ठीक है, तो कुछ प्रांत ऐसे थे जो पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे, और कुछ एरिया ऐसे थे जहां पर राजा महाराजाओं का शासन चलता था, जिसे हम कहते थे देसी रियासतें। ठीक है, इसके अलावा कुछ एरियाज ऐसे थे जो ब्रिटिशर्स के प्रांत तो थे लेकिन वहां पर विधायिका नहीं थी, यहां पर नियम कानून बनाने के लिए विधायिका नहीं थी, तो उन्हें कहा जाता था मुख्य आयुक्त के प्रांत। इससे ना आप करंट टाइम पर जैसे कि यूनियन टेरिटरीज है, केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, उससे रिलेट कर सकते हो। तो मुख्य आयुक्त के प्रांत। तो ब्रिटिश भारत में अगर हम बात करें तो शासन व्यवस्था कैसे चल रही थी? 3 प्रकार के हमको एरियाज देखने को मिलते हैं। एक तो ऐसे एरियाज जहां पर टोटल ब्रिटिशर्स का कंट्रोल है और वहां पर विधायिका भी है। ऐसे एरिया जहां पर पूरा नियंत्रण किसका है? अंग्रेजों का है, ब्रिटिशर्स का, और वहां पर विधायिका भी है। ठीक है, एक प्रकार के क्षेत्र ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा आपको देखने को मिलेगा मुख्य आयुक्त के प्रांत। यहां पर ये अंतर कैसा था? ये बेसिकली ब्रिटिश नियंत्रण वाले प्रांतों से कैसे अलग था? यहां पर मुख्य आयुक्त होता था, यहां पे होता था गवर्नर। ठीक है,
और यहां पर शासन करने के लिए मुख्य आयुक्त होते थे, चीफ कमिश्नर होते थे। यहां पे क्या है, विधायिका थी यहां पर विधायिका नहीं थी, केवल यही अंतर है। तीसरा टाइप का जो हम टेरिटरी देखते हैं वो है देसी रियासतें, जहां पर राजा महाराजाओं का शासन देखने को हमें मिलता है। यहां पर विधायिका नहीं थी, न तो ये पूरी तरीके से ब्रिटिश कंट्रोल में थे, ये अपने आंतरिक मामलों में निर्णय लेने के लिए फ्री थे। ये बाह्य मामलों पर निर्णय, यानी कि रक्षा या विदेश मंत्रालय की बात करें या संचार की बात करें, इस पर नियंत्रण किसका था, ब्रिटिशर्स का था। लेकिन आंतरिक मामलों में अपने नियम कानून निर्धारित करने बनाने में, है ना, अपने नागरिकों के शासन व्यवस्था की बात करें, ये सारे चीज में देसी रियासत जो थी वो फ्री थी। तो 3 प्रकार के एरियाज देखने को मिलते हैं। हमने देखा कि संविधान सभा का जो गठन किया जा रहा है, सदस्यों की संख्या कितनी है, 389, है ना। अब 389 का भी हम क्या करेंगे, वितरण करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे इन तीनों में, क्योंकि 3 प्रकार के एरियाज देखने को मिलते हैं ब्रिटिश भारत में। एक तो ब्रिटिश नियंत्रण वाले प्रांत जहां पर विधायिका है, दूसरा मुख्य आयुक्त के प्रांत जहां पर विधायिका नहीं है, और तीसरा देसी रियासतें, यहां पे भी विधायिका नहीं है और ये पूरी तरीके से अंग्रेजों के कंट्रोल में भी नहीं थे। आंतरिक मामले का निर्धारण करने में ये जो रियासतें थे वो फ्री थी। राजा महाराजाओं का अपने एरिया में पूरा शासन था, लेकिन जब एक देसी रियासत दूसरे देसी रियासत से कैसे संबंध बनाएगा, या किसी अन्य देश से संबंध बनाने की अगर बात होगी, यानी कि विदेश मामलों की बात करें, रक्षा मामलों की बात करें, तब यहां पर ब्रिटिशर्स का नियंत्रण आ जाता था। बाह्य मामलों में ये फ्री नहीं थे, आंतरिक मामलों में शासन के लिए फ्री थे। ठीक है, तो यहां पे जो 389 जो सीटें जो निर्धारित की गई थी, इसका वितरण कैसे कैसे किया गया। ब्रिटिश नियंत्रण में हम देखते हैं टोटल सीटें आई 296, ठीक है, और 296 में भी ध्यान में रखना है 292 जो सीटें थी वो 11 प्रांत, 11 कैसे प्रांत, ब्रिटिश नियंत्रण वाले, जहां पर विधायिका है ना, ऐसे 11 प्रांत के अंतर्गत हमको देखने को मिलता है 292 सीटें आती हैं। मुख्य आयुक्त वाले जो प्रांत हैं, टोटल आपको यहां पर 4 सीटें देखने को मिलती हैं। 4 प्रांत थे यहां पे मुख्य आयुक्त के, और हर प्रांत को एक एक सीट दी गई। तो 4 जो सीटें हैं वो किसके लिए निर्धारित की गई, मुख्य आयुक्त के प्रांत। अब ब्रिटिश नियंत्रण के ये भी थे, ब्रिटिश नियंत्रण का ये भी था। अंतर क्या था, यहां पर विधायिका है, यहां पे विधायिका नहीं है। ठीक है, तो 292 जो सीटें दी गई वो 11 प्रांत को दी गई। कैसे 11 प्रांत, जहां पर शासन किसका था, गवर्नर का। 4 सीटें दी गई, किनको दी गई, जहां पर शासन किसका था, मुख्य आयुक्त का। तो टोटल जो 296 सीटें हैं ये ब्रिटिश भारत के प्रांतों को दी गई। ठीक है, अब बच कितनी सीटें गई, टोटल सीटें कितनी है, 389 है। 296 सीटें आई ब्रिटिश भारत के पास, ब्रिटिश भारत के अंतर्गत ये और ये दोनों शामिल है। बच गई देसी रियासतें, देसी रियासतों के हिस्से में आई 93 सीटें। क्लियर यहां तक। तो 296 सीट आई ब्रिटिश भारत के पास और 93 सीटें आई देसी रियासतों के पास। ब्रिटिश भारत को जो प्राप्त सीटें थी उनका भी हमने क्लासिफिकेशन किया 292 और 4 में। क्लियर है यहां तक। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो 2 प्रमुख शर्त हमने क्या देखी, प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट। भारत की जनसंख्या उस समय थी 38 करोड़ 90 लाख, तो टोटल सीटें हुई 389। लेकिन भारत जिसे हम कहते थे ब्रिटिश भारत, उसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्र अलग अलग थे। एक तो 11 गवर्नर के प्रांत थे, 4 मुख्य आयुक्त के प्रांत थे, ठीक है, और इसके अलावा देसी रियासतें थी। देसी रियासतों की संख्या की अगर हम बात करें तो उस समय टाइम अगर हम बात करें तो 565 के लगभग देसी रियासतें थी। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन होगा 1947 में, तो हम देखते हैं कि 552 देसी जो रियासतें हैं वो भारत में शामिल हुई, और इसके अलावा 13 जो देसी रियासतें हैं वो पाकिस्तान में शामिल हुई। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो कुछ छोटी छोटी देसी रियासतें थी ना, उनको कंबाइन करके एक बड़ी देसी रियासत करके सीटों का वितरण किया गया था, उस समय की बात है। तो 93 जो सीटें हैं वो देसी रियासतों को गई। तो सेकंड कंडीशन भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जो तीसरा जो कंडीशन है वो हम क्या देख रहे हैं, देसी जो रियासतें थी उनके प्रतिनिधियों का चयन किसके द्वारा किया जाएगा, रियासतों के प्रमुख के द्वारा। ठीक, तो देसी रियासतें कितनी थी, 565 के लगभग हम देख रहे हैं। उनको सीटें कितनी आवंटित की गई, 93। अब ये 93 जो सदस्य हैं वो कैसे आएंगे, वहां पर चुनाव की कोई व्यवस्था नहीं थी। देसी रियासतों के बारे में ये फैक्ट था
ये प्रस्ताव था कि भैया 93 जो लोग हैं ना वो रियासतों के जो प्रमुख हैं, यानी कि राजा महाराजा जिस व्यक्ति को चुनकर भेजेंगे वो आ जाएंगे भैया संविधान सभा में, रियासतों की बात करें तो ये कंडीशन था। लेकिन ब्रिटिश भारत के लिए, ब्रिटिश भारत की जब हम बात कर रहे हैं तो ये ब्रिटिश भारत के यानी कि गवर्नर के शासन वाले 11 प्रांत और मुख्य आयुक्त के शासन वाले 4 प्रांत। यहां पर सिस्टम क्या था, यहां पे होना था चुनाव। देसी रियासत में तो चुनाव नहीं हो रहा है, वहां पे 93 जो सीटें हैं वो रियासत के प्रमुख जो राजा महाराजा थे वो जो व्यक्ति को भेजेंगे वो लोग आ जाएंगे। लेकिन ब्रिटिश भारत में गवर्नर के प्रांत की बात करें या मुख्य आयुक्त के प्रांत की बात करें तो यहां पे तो होना था भैया चुनाव। तो यहां पे क्या किया गया, 3 जो प्रमुख समुदाय हैं उनके मध्य किया गया सीटों का आवंटन। ठीक है, उस समय काल में हम बात कर रहे हैं 1946 में। यहां पे क्या किया जा रहा है, 3 प्रमुख जो कम्युनिटी, कौन कौन सी 3 प्रमुख कम्युनिटी, एक कम्युनिटी है मुस्लिम, दूसरी है सिख और तीसरी, हिंदू नहीं बोलेंगे, तीसरी हम बोलेंगे सामान्य। तो देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको बेसिकली 3 कम्युनिटीज में अगर हम डिवाइड अगर करें तो एक तो संख्या थी मुस्लिमों की काफी ज्यादा, दूसरी सिख, तीसरी हिंदू की थी। लेकिन यहां पे ध्यान में रखना है, एक कम्युनिटी हो गई मुस्लिम, दूसरी हो गई सिख, तीसरी सामान्य। सामान्य में कौन कौन आ जाते हैं, सामान्य में वो सभी लोग आ जाएंगे जो मुस्लिम नहीं है, जो सिख नहीं है, वो सभी सामान्य है। तो सामान्य के अंतर्गत हिंदू की बात करें, जैन की बात करें, बौद्ध की बात करें, पारसी की बात करें, है ना, ईसाई की बात करें, तो ये सभी लोग आ जाते थे किसमें, सामान्य में, जनरल में आ जाते थे, है ना। जो मुस्लिम नहीं है, जो सिख नहीं है, वो सभी क्या है, सामान्य है। तो हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई सारे के सारे आ जाते थे किसमें, सामान्य में। ठीक है, तो 3 प्रमुख समुदाय के मध्य सीटों का विभाजन किया गया, सामान्य, मुस्लिम, सिख। इसको आप शॉर्ट में याद रख सकते हो, SMS, सामान्य, मुस्लिम, सिख। पहले के टाइम पे करते थे SMS, आज तो सब व्हाट्सअप करते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, 3 प्रमुख समुदाय के मध्य सीटों का आवंटन किया गया या विभाजन किया गया। ये कहाँ की बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश भारत के प्रांतों के बारे में। गवर्नर के प्रांत 11 थे टोटल, मुख्य आयुक्त के प्रांत 4 थे टोटल, इनमें बात कर रहे हैं। देसी रियासत के मामले में ये कंडीशन लागू नहीं था। देसी रियासत के मामले में तो कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये तो निर्धारित करेगा राजा महाराजा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना। और लास्ट में जो 5वीं प्रमुख जो शर्त थी वो ये थी कि प्रत्येक समुदाय के जो प्रतिनिधि है, यानी कि सामान्य, मुस्लिम, सिख, कोई भी समुदाय का जो प्रतिनिधि है वो कैसे आएगा, तो वो चुनाव जीत कर आएगा। चुनाव कैसे होगा, प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्य द्वारा वोट किया जाएगा। जैसे कि प्रांतीय असेंबली बोलने की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं जैसे ब्रिटिश नियंत्रण की हम बात करें, 11 प्रांत थे, है ना, जहाँ पर विधायिकाएं थी। तो यहाँ पर विधायिका के जो सदस्य हैं वो चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, किसके लिए, संविधान सभा का गठन के लिए। जवाहरलाल नेहरू क्या चाहते थे, वो चाहते थे वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव हो और जनता जो है वो डायरेक्ट चुनाव में पार्टिसिपेट करे, जैसे कि हम लोकसभा के चुनाव में हिस्सा लेते हैं, विधानसभा के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। इसी प्रकार से जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव होगा ना, तो सारे के सारे लोग उस चुनाव में हिस्सा लें। ये चीजें फुलफिल नहीं हुई, है ना। चाहते थे, मांग थी जवाहरलाल नेहरू की, लेकिन ऐसा पूरा नहीं हुआ। संविधान सभा के लिए जब चुनाव किया गया तो कैसा किया गया, देखो, हमको संविधान सभा का गठन करना था। जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि इसका जो गठन है किसके द्वारा किया जाए, जनता के द्वारा किया जाए, यानी कि देश के नागरिकों के द्वारा किया जाए। ठीक है, ये चीजें फुलफिल नहीं हुई। यहां पर जब कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया तो यहां पे जो प्रावधान किया गया वो था कि जो विधायिका के सदस्य हैं वो ही हिस्सा लेंगे किसके चुनाव में, संविधान सभा के गठन के चुनाव में। तो यहां पे बेसिकली हम देख रहे हैं जो चुनाव है वो कैसा हुआ चुनाव, ये जो चुनाव है वो हुआ अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट इलेक्शन। जवाहरलाल नेहरू चाहते थे डायरेक्ट इलेक्शन हो, प्रत्यक्ष चुनाव हो। प्रत्यक्ष चुनाव में क्या होता, जनता डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती संविधान सभा के गठन के लिए, लेकिन यहाँ पे अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ। जनता ने चुनाव किसका किया था, विधायिका का, और विधायिका के लोगों ने चुनाव किसका किया, संविधान सभा का। तो ये जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ। ये फैक्ट को आपको याद रखना है, प्रश्न अगर आएगा तो याद रखना है इसको नोट डाउन करने के लिए। ठीक है, चुनाव अप्रत्यक्ष था और विधायिका के सदस्य संविधान सभा के सदस्यों के लिए क्या करेंगे, चुनाव करेंगे।
और बेसिकली हमने क्या देखा, 3 प्रमुख समुदाय के मध्य सीटें आवंटित की गई, सामान्य, मुस्लिम, सिख। तो यहाँ पे ये फैक्ट निर्धारित किया गया कि जो समुदाय का जो सदस्य है, जैसे मुस्लिम सदस्यों की अगर हम बात करें तो उनको वोट करने का राइट्स जो मुस्लिम वोटर्स हैं उन्हीं को रहेगा। जो हिंदू वोटर्स हैं वो मुस्लिमों के लिए वोट बेसिकली नहीं कर सकते या सिख के लिए वोट नहीं कर सकते। तो ये कुछ कंडीशंस यहाँ पर निर्धारित की गई। साथ में ये भी बताया गया कि चुनाव कैसे होगा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। जैसे कि करंट डे पे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, तो इसी प्रणाली से ही चुनाव किया जाएगा किसका, संविधान सभा के गठन के लिए सदस्यों का। क्लियर है? तो ये 5 प्रमुख शर्तें निर्धारित की गई। ये जो यहाँ पे आपको शब्द देखने को मिल रहा है, एकल संक्रमणीय मत और समानुपातिक प्रतिनिधित्व, ये अगर आपको क्लियर नहीं है तो इसको मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा जब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है? तो जब हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे ना, तो वहां पर डिटेल से चर्चा करेंगे कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होती है, कैसे काम करती है, क्योंकि 1 घंटे की प्रॉपर क्लास लगी इसके लिए, समझने के लिए। तो अभी हम इसको स्किप कर रहे हैं, जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे वहां पे हम इसको डिटेल से कवर करेंगे। क्लियर है? तो कैबिनेट मिशन जो पारित किया गया था, बेसिकली आया कब, ये 1946 में आया। इसके प्रमुख प्रस्ताव थे। 1942 में हमने देखा क्रिप्स मिशन भी आया था और मुस्लिम लीग ने इसको स्वीकार नहीं किया। क्यों स्वीकार नहीं किया? क्योंकि क्या बेसिकली हम बात करें, क्रिप्स मिशन ने बेसिकली जो 2 प्रमुख संविधान सभा के गठन की मांग थी मुस्लिम लीग की, उसको अस्वीकार कर दिया। कैबिनेट मिशन ने भी एक ही संविधान सभा के गठन की बात की, लेकिन इसको मुस्लिम लीग के द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा। उसको स्वीकार इसलिए किया जाएगा क्योंकि यहां पर 3 प्रमुख समुदाय के मध्य सीटों का आवंटन किया गया, मुस्लिम, सिख, सामान्य। तो यहां पर जो मुस्लिमों के अधिकार थे ना, वो एक प्रकार से संरक्षित हो रहे थे, रिजर्व हो रहे थे। मुस्लिम को कम्युनिटी को ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई, कि यहाँ पर हमारे हित में भी बात की गई है, यहाँ पे मुस्लिम सदस्यों के लिए एक अलग सीटों का निर्धारण किया जा रहा है और उनमें वोट करने का राइट से भी केवल मुस्लिमों के पास रहेगा। तो कम से कम ये चीजें अच्छी रहेगी, हमारे फेवर में रहेगी। इस कारण से हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना के जो प्रस्ताव थे उसको स्वीकार कर लिया और इसका गठन करने का भी जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया था। 1946 में हम देख रहे हैं, मार्च में ये आया, 23 मार्च 1946 में इसका गठन हुआ, मई में ये भारत आया और उसके बाद हम देखते हैं जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव भी हो गए। तो काफी तेजी से कार्य हो रहा है एक प्रकार से, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने भी इसको स्वीकार किया। तो ये 5 प्रमुख जो प्रस्ताव है ये आपको याद होने ही चाहिए, क्योंकि यहां से प्रश्न आपको देखने को मिलते ही है। भारतीय संविधान में भी आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं, कुछ हद तक इंडियन हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में भी आप इसे जोड़कर रख सकते हैं, है ना। तो ये थे 5 प्रमुख प्रस्ताव जो आपको याद होने चाहिए। अब जैसा कि मैंने बताया कि जुलाई अगस्त 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत ही संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव भी होने शुरू हो गए। तो चुनाव जब हुआ तो रिजल्ट में क्या आया, किस पार्टी को कितनी कितनी सीटें मिली, ये भी हमको ध्यान में रखना जरूरी है। तो सबसे पहले याद रखना है 208 सीटें प्राप्त हुई कांग्रेस पार्टी को। ठीक है, कांग्रेस पार्टी जो कि सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, 208 सीटें प्राप्त हुई। कांग्रेस पार्टी का गठन कब हुआ था? कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था 1885 में, है ना। और संविधान सभा का जो चुनाव है वो कब हो रहा है? 1946 में। तो 1885 से 1946 के बीच कांग्रेस पार्टी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए, अगर हम बात करें, संविधान निर्माण के लिए बात करें, प्रमुख आंदोलनों की बात करें, तो लीड करने का कार्य किया। तो इसकी एक अपनी अलग छवि थी। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलनी थी, तो पहले से तय थी। कितने सीटें मिली? तो 208 सीटें मिली। नंबर इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, है ना। क्योंकि देखो, ये हम टोटल बात करें 389 में देख रहे हैं अभी, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं 73 सीटें किसको प्राप्त हुई? मुस्लिम लीग को प्राप्त हुई। ये सेकंड सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। मुस्लिम लीग का जो गठन है वो कब हुआ था? 1906 में हुआ था। 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1906 मुस्लिम लीग, है ना। मुस्लिम लीग को कितनी सीटें प्राप्त हुई? 73 सीटें। अब इसके अलावा 15 जो सीटें हैं वो कुछ छोटे समूह की बात करें, कुछ निर्दलीय सदस्यों की बात करें तो उन्हें प्राप्त हुई, है ना। और यहां पर 93 जो सीटें हैं जो अलोकेट की गई थी किसके लिए? देसी रियासतों के लिए। तो देसी रियासतों में कोई भी रियासत ऐसी नहीं थी
जिन्होंने संविधान सभा के गठन में हिस्सा लिया। तो सारी की सारी देसी रियासत थी ना, उन्होंने ऑप्ट आउट कर लिया, उन्होंने बहिष्कृत कर दिया एक प्रकार से संविधान सभा के गठन को लेकर। ठीक है, तो 93 जो सीटें थी वो तो वैकेंट रह गई भाई। अब इसके पीछे रीजन क्या था, हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ होगा। तो देसी रियासतों को क्या बेसिकली यहाँ पर इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, वो चाहते थे स्वतंत्र रहना, वो स्वतंत्र रहना चाहते थे। वो ना तो चाहते थे कि वो भारत का हिस्सा बने, ना ही पाकिस्तान का हिस्सा बने। देसी रियासतें चाहती थी कि वो अपना अलग देश बनाएंगे, है ना, भारत के हिस्से में नहीं जाएंगे, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, उनकी जो स्वतंत्रता है वो बाधित हो रही है। अगर भारत सरकार के कंट्रोल में अगर जा रहे हैं, उनके अधीन जा रहे हैं, तो उनका जो राजपाट है वो सारा चीज छीन जाएगा, फिर वहां पर चुनाव होंगे, फिर सारा चीज, है ना। तो इस कारण से ना तो भारत में शामिल होना चाहते थे वो, न तो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। इसी कारण से संविधान सभा के गठन के लिए जो चुनाव हो रहे थे ना, उनमें शामिल होने से देसी रियासतों ने क्या कर दिया, मना कर दिया। क्लियर यहां तक। तो ये तो शामिल नहीं हुए। हम देख रहे हैं 208 सीटें कांग्रेस को, 73 मुस्लिम लीग को और 15 छोटे समूह और स्वतंत्र सदस्यों को मिली। तो ये जो नंबर्स हैं वो आपको याद होने चाहिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चुनाव कब हुआ था, जुलाई अगस्त 1946 में। रिजल्ट हमको देखने को मिल रहा है। और बेसिकली इसके बाद हम देखेंगे संविधान सभा की होगी कार्यप्रणाली शुरू। तो दिसंबर में हम देखेंगे, देखो जुलाई अगस्त में तो चुनाव हो गया और दिसंबर में हम देखेंगे इसके बाद होगी पहली बैठक। तो अब इसके आगे की थोड़ी चर्चा करते हैं, संविधान सभा की कार्यप्रणाली कैसे कैसे हुई, कब कब क्या क्या चीजें निर्धारित हुई। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुआ। चुनाव होने के बाद काफी इंजॉय किया गया सदस्यों के द्वारा, और दिसंबर में आकर 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हमको देखने को मिलती है। तो फर्स्ट मीटिंग कब पहली बार बैठक हुई, दिसंबर में। दिसंबर में भी कितना, 9 दिसंबर और 1946 ईयर है वो, तो ध्यान में रखना है। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946। क्लियर है। मेंबर्स टोटल कितने थे, 389 थे। 389 सदस्यों के लिए चुनाव कराया गया था। 389 में 93 जो सदस्य थे देसी रियासतों के थे, इन्होंने तो शामिल होने से मना ही कर दिया, तो 93 तो माइनस ही कर दो पहले। और उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि सारे के सारे सदस्य मीटिंग में नहीं आ पाए। किसी किसी का रीजन हमको देखने को मिलता है, कुछ सदस्यों की मृत्यु हो चुकी थी, कुछ कारणोंवश अस्वस्थता के कारण से हो सके, या किसी अन्य रीजन से हो सकता है बैठक में नहीं आ पाए। टोटल कितने लोग बैठक में हिस्सा लिए, 207। पहली जब बैठक हुई संविधान सभा की तो कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को। कितने लोग हिस्सा लिए, तो 207 सदस्य हिस्सा लिए। इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। और इस दिन जो सबसे प्रमुख काम किया गया, जब पहली बार बैठक होगी तो क्या करेंगे, किसी न किसी को लीडर तो बनाएंगे। तो चुनाव तो नहीं किया गया, मतलब स्थायी रूप से तो लीडर नहीं बनाया गया, लेकिन अस्थायी रूप से अध्यक्षता सौंपी गई। तो 9 दिसंबर को जब बैठक हुई तो एक व्यक्ति थे जिनको अस्थायी सदस्य बनाया, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। वो व्यक्ति थे सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में वो क्या हुए, नियुक्त हुए। कब नियुक्त हुए, 9 दिसंबर, यानी कि जब पहली बैठक हुई उसी दिन। यहां से प्रीलिम्स में ना काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं, मेंस में भी अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा 2 नंबर में, तो आपको ध्यान में रखना है सारी चीजों को। 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई और इस दिन अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया गया। वो बने कौन, सच्चिदानंद सिन्हा। ये एक्चुअली फ्रांस की एक बोल सकते हैं प्रणाली है, जहां पर क्या किया जाता है, जिस व्यक्ति का सबसे अधिक अनुभव है, जो सबसे वरिष्ठ सदस्य है, उसे अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया जाता है। तो फ्रांस की प्रणाली के मद्देनजर ये जो प्रक्रिया है इसको अपनाया गया। ठीक है। इसके बाद जो अगली बैठक हुई, यानी कि सेकंड जो मीटिंग हुई वो 2 दिन बाद हुई। 9 दिसंबर को पहली बैठक, दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को। और दूसरी बैठक हुई तो यहां पर एक प्रमुख चीज हमको देखने को मिलता है, इस दिन स्थायी अध्यक्ष का किया गया चुनाव। पहली बैठक हुई तो बनाए अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर। दूसरी बैठक हुई 2 दिन बाद 11 दिसंबर को, और इस दिन बनाया गया स्थायी अध्यक्ष। किसे बनाया गया स्थायी अध्यक्ष, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आगे चलकर क्या बनेंगे, भारत के राष्ट्रपति बनेंगे। ठीक है। तो 11 दिसंबर 1946 को हुई दूसरी बैठक और इस दिन स्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। साथ में हम देखते हैं उपाध्यक्ष का बेसिकली चुनाव किया गया। ये जो चुनाव है 11 दिसंबर को नहीं किया गया, ये जनवरी और जुलाई के महीने में किया जाएगा। 1947 की बात है। तो आपको ध्यान में रखना है कि संविधान सभा का एक भाई था क्या, अध्यक्ष। कौन थे वो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
और उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो दो उपाध्यक्ष आपको देखने को मिलते हैं। एक थे एच.सी. मुखर्जी, जो जनवरी 1947 में उपाध्यक्ष बनाए जाएंगे, और दूसरे उपाध्यक्ष बनाए जाएंगे जुलाई 1947 में वी.टी. कृष्णमाचारी। तो अगर प्रश्न पूछा जाए संविधान सभा के उपाध्यक्ष कितने थे, तो दो थे। दोनों के नाम याद रखने। जनरली लोगों को एच.सी. मुखर्जी का ही नाम याद रहता है, बट यहां पे ध्यान में रखना ये जुलाई 1947 में अध्यक्ष बनाए, सॉरी जनवरी 1947 में अध्यक्ष बनाए गए, और वी.टी. कृष्णमाचारी जुलाई 1947 में उपाध्यक्ष बनाए गए संविधान सभा के। तो एक अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दो उपाध्यक्ष थे, है ना। तो ये तो बात हम लोग कर रहे हैं, देखो क्रम से हम देखते चल रहे हैं। पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई, क्या बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई, 2 दिन बाद स्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर सहमति बनी। और उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो 1947 दिसंबर की बात कर रहे हैं, दिसंबर 1946, अगला साल 1947। तो जनवरी 1947 में एच.सी. मुखर्जी बनाए जाएंगे क्या, उपाध्यक्ष। अध्यक्ष जब नहीं रहेंगे तब तो किसी न किसी को तो लीड करना होगा ना, अध्यक्षता करनी होगी ना संविधान सभा की, तो कौन करेगा, उपाध्यक्ष करेगा। तो एच.सी. मुखर्जी। बाद में महसूस किया गया कि उपाध्यक्ष एक और व्यक्ति को बनाया जाना चाहिए, तो जुलाई 1947 में वी.टी. कृष्णमाचारी को बनाया जाएगा उपाध्यक्ष। 9 दिसंबर 11 दिसंबर तक याद रखना है, और इसके बाद याद रखना है फिर से 2 दिन बाद। 2 दिन बाद आ जाएगा समय 13 दिसंबर 1946। इस दिन एक महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। क्या महत्वपूर्ण कार्य किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव, जिससे हम उद्देशिका भी कहते हैं, यह प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया संविधान सभा में। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो प्रश्न पूछा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया, तो 13 दिसंबर 1946। उद्देश्य नाम से स्पष्ट है, उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव की बात की जा रही। किसके ऑब्जेक्टिव, गठन किसका किया गया है, संविधान सभा का। तो संविधान सभा का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, ये बताने के लिए ही प्रस्ताव पारित किया गया जवाहरलाल नेहरू का। ये आज हम अगर देखेंगे तो आज भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वो कहीं ना कहीं हमको देखने को मिलती है। उद्देश्य प्रस्ताव का जो अंश है वो हमें भारत के संविधान की प्रस्तावना में देखने को मिलता है। ठीक है, तो भारत की संविधान के निर्माण करने का क्या उद्देश्य है, हम क्यों संविधान का निर्माण करना चाहते हैं, ये संविधान क्या करने वाला है आगे चलकर, इन बातों के बारे में स्पेसिफाई किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव के तहत। और ये प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। फिर इस पर विचार चलेगा, संविधान सभा के जो सदस्य हैं सभी मिलकर इस पर विचार करेंगे और फिर इसे अल्टीमेटली कर दिया जाएगा पास। तो पास कब किया जाएगा, पास इसे किया जाएगा 22 जनवरी 1947। 13 दिसंबर 1946 को यह प्रस्तुत किया जाएगा और पास किया जाएगा 22 जनवरी 1947 को। तो यहां तक की चीजें आपको ध्यान में रखनी है संविधान सभा की कार्यप्रणाली के बारे में। 9 दिसंबर 1946 पहली बैठक, 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 दूसरी बैठक, 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 तीसरी बैठक। ये 3 काफी महत्वपूर्ण बैठक है। 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव, संविधान सभा का जो गठन किया गया, क्यों किया गया, क्या उद्देश्य है, इस बारे में प्रस्ताव पास किया गया 13 दिसंबर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पास कर दिया जाएगा फिर 22 जनवरी 1947। और उपाध्यक्ष कितने थे, अध्यक्ष तो एक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष थे 2, एच.सी. मुखर्जी, वी.टी. कृष्णमाचारी। एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया जाएगा जनवरी 1947 में और वी.टी. कृष्णमाचारी को उपाध्यक्ष बनाया जाएगा जुलाई 1947 में। क्लियर है, तो यहां तक की चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आज की इस क्लास में हम करेंगे यहीं तक। इसके आगे की चर्चा हम करेंगे अपनी अगली क्लास यानी कि कल शाम को 4 बजे। तो 4 से 5 जो भारत के संविधान की आपकी जो क्लास चल रही है ना, आप सभी ने दीपावली एंजॉय किया होगा और उसके बाद आपकी मेंस की क्लासेस तो ऑलरेडी पहले से स्टार्ट हो चुकी है। तो अब आपको भारत के संविधान की क्लासेस भी देखने को मिलेगी शाम को 4 से 5 बजे, है ना। आज की पहली क्लास थी जिसमें हमने यहाँ तक डिस्कस किया संविधान सभा की कार्यप्रणाली के बारे में। कल की क्लास में हम समझेंगे स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा क्या क्या परिवर्तन हमको देखने को मिलेंगे और इसके आगे की जो चीजें हैं वो हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। क्लियर है, तो आज की जो क्लास है वो हम यहीं तक रखते हैं, इसके आगे की चर्चा कल की क्लास में करेंगे।
और इसके बाद हम देखते हुए भी चलेंगे, जब जब चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल वाले क्वेश्चंस दिखाऊंगा कि सीजीपीएससी में किस प्रकार के क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर से आ सकते हैं और हमको उनका आंसर लिखने के लिए क्या क्या करना है। तो कंटेंट आपको तो पीडीएफ में मिल जाएगा, क्या क्या चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनना और लिखने की कोशिश करना। फिर लास्ट में हर चैप्टर के बाद हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे कैसे हमको उनका आंसर करना है। क्लियर है? तो आज की क्लास यहीं तक, इसके आगे की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। चलिए फिर, थैंक यू सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद।